जिन जिन वाक्यों ने मेरे जीवन को प्रेरित किया उन सबको समाहित किया है एक 16 पंक्तियों में। जिंदगी छवियों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, धारणाओं तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, जिंदगी को निराकार में जीना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय में ज्ञान की बात कही ना, ऐसे हमारे हरियाणवी आदमी भी कोई लड़ाई झगड़ा गली मोहल्ले में हो जाए, सड़क पे हो जाए, उस समय सबसे बड़ी ज्ञान की बात कहता है कि बन रह तू। हमारे महापुरुषों ने सबने यही कहा है कि आप कर्म को करते समय करता रहो, लेकिन बाकी समय अंदर से उसमें दृष्टा रहो। बहुत बार हमको ये भ्रम रहता है कि ये मेरे विचार हैं। जी। विचार आपके हैं नहीं, विचार आपके जो हैं वो सामूहिक मन के हैं। शादी वादी हो गई तो कहते हैं कि बच्चों पे ध्यान दो, और बुढ़ापे में कहते हैं छोड़ दे अब बच्चों पे क्यों चिपट रहा है। तो इसलिए चेतना भी हमको अटैच और डिटैच दोनों करनी आनी चाहिए, और जो जितनी जल्दी डिटैच कर सके वो उतना बड़ा महापुरुष है। व्यक्तिगत रूप से सत्य की खोज अध्यात्म है जी, और सार्वजनिक रूप से सत्य, सामाजिक रूप से सत्य की खोज राजनीति है। दोनों एक ही है। राजनीति पूरे समाज को सुख की तरफ ले जाना है और अध्यात्म अपने को आनंद की तरफ ले जाना है। कि जीवन में कोई व्यक्ति किस स्तर का है जी, ये उसके कर्म के स्तर से तय होता है। और इस पुस्तक में पहली बार मैंने कर्म के 10 सत्रों को उजागर किया है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो कवि भी हैं और नेता भी। हम ये कह सकते हैं कि नेता से कवि की ओर बढ़े हैं ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लंबे समय तक काम किया है, अब भी काम कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, लंबा अनुभव है, लंबे समय से काम संभाल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक राजनेता के साथ साथ एक कवि के रूप में भी उन्होंने अब एक अपनी नई पहचान बनाई है। आज ओम प्रकाश धनखड़ से बात करेंगे अलग अलग विषयों पर। पुस्तक समीक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने जो इनकी पुस्तक है श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, गिव योर बेस्ट, इस पुस्तक की हमने पहले भी बात की थी, अब दूसरी बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ की इस पुस्तक का ये दूसरा संस्करण है उन्होंने। और इस दूसरे संस्करण में रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने इस पुस्तक के लिए आशीर्वचन लिखा है। दूसरे संस्करण के लिए उनका आशीर्वचन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो आशीर्वचन लिखा है गिव योर बेस्ट, तो गिव योर बेस्ट की आज बातें होंगी। गिव योर बेस्ट के पहले संस्करण में और दूसरे संस्करण में कुछ बातें बदली गई है, उन बदलाव को लेकर के भी बात करेंगे। इस पुस्तक में जो अलग से जोड़ा गया है उनको लेकर के भी बात करेंगे। और विशेष बात यह है कि कैसे एक राजनेता का हृदय काव्य की तरफ मोड़ लेता है, किस तरह काव्य की दुनिया में ओम प्रकाश धनखड़ कदम रखते हैं, क्यों रखते हैं, और आध्यात्मिक रुझान, मतलब हम ये भी कह सकते हैं अंतस की यात्रा की ओर किस तरह ओम प्रकाश धनखड़ के कदम बढ़ रहे हैं, और किस तरह उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बीच काव्य गतिविधियां चल रही, इन सब को लेकर के बात करेंगे। तो अभी संशोधन द्वितीय संस्करण में क्या क्या हुए हैं उसको लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे आपने चर्चा की, एक तो पूर्व राष्ट्रपति, हमारे 14वें राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का आशीर्वचन इसको मिला है, तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि उनका आशीर्वचन इस छोटी सी पुस्तक को मिला। दूसरा, मैं ये मानता हूँ जिन लोगों ने भी जीवन में यात्राएं की हैं, प्रगति की यात्रा की है, अपने जीवन में कुछ शिखरों को छुआ है, ऐसे सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई मंत्र होता है, उनका कोई ना कोई प्रेरक वाक्य होता है, ध्येय वाक्य होता है। ये पुस्तक ऐसी ही है। जिन जिन वाक्यों ने मेरे जीवन को प्रेरित किया उन सबको समाहित किया है एक 16 पंक्तियों में। जी, यही एक तरह से ये पुस्तक है, और उन 16 पंक्तियों की व्याख्या ही ये पुस्तक है, और जिसकी शीर्षक ही अपने आप में एक मंत्र है, गिव योर बेस्ट। जो जंगल का एक उदाहरण दिया आपने कि जंगल में बढ़ते बढ़ते आगे जंगली जानवर देख करके रुकना नहीं है, समझ लेना है, क्योंकि जंगली जानवर एक बार दिखाई दे जाए इसका मतलब ये नहीं कि आगे कांटे ही कांटे हैं, जंगल ही जंगल है, वन्य जीवी है, वहां पर फूल भी है, ये समझाने का प्रयास किया। नहीं, मैंने विषय ये है जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हो, सामान्यतः हम धारणा बना के रहते हैं
जी जी, हाँ, उसी धारणा पर ही है ये चैप्टर मनुष्य आपका। को धारणाएं बनाकर नहीं रहना चाहिए, जागृत विवेक के साथ चीजों का परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि धारणाएं हमको सीमित करती हैं और उसी में आगे जाते जाते हम, जैसे महेश वैद्य जी मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इनके बारे में मान लो कोई धारणा बना के रखता हूँ, तो उन्हीं सीमाओं में बात करूंगा जो इनके बारे में मैंने धारणा बनाई हुई। आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपके मन में भी अगर मेरी कोई छवि है तो उसी हिसाब से आप बात करोगे। तो इसलिए जिंदगी छवियों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, धारणाओं तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, जिंदगी को निराकार में जीना चाहिए। व्यक्ति जो है वो आकार जब बना लेता है तो आकार से बात करता है, और जब वो निराकार में रहता है तो उसका अपना जीवन भी, जैसे हमारे दुख हैं, हमारे सुख हैं, सब आकार के हैं। तो उस नाते से जो भी, जैसे कहीं व्यक्ति फूफा है, कहीं व्यक्ति मामा है, दोनों अलग अलग इमेज हैं, व्यक्ति वही है तो व्यवहार बदल जाता है। हमारा हरियाणा इस मामले में बहुत गजब का है। वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात बहुत साधारण समय में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय में ज्ञान की बात कही ना, ऐसे हमारे हरियाणवी आदमी भी कोई लड़ाई झगड़ा गली मोहल्ले में हो जाए, सड़क पे हो जाए, उस समय सबसे बड़ी ज्ञान की बात कहता है कि बन रह तू, जो सारा झगड़ा बने हुए का है। जो अपने आप को आप बना हुआ मानकर चलते हो, उसी छवि के आसपास अपने जीवन को आप देखते हो। सामने वाले को आपका शरीर तो दिख रहा है, वो भी ये पूछ रहा है कि आप बने क्या, नहीं अपने आप को क्या माने हुए हो। तो इसलिए हमको काम तो सरोकार में करना पड़ता है। आप पत्रकार हो तो पत्रकार के सरोकार में काम करना पड़ेगा, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो उसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैंने इस पंक्ति, बहुत शानदार पंक्ति इसमें आई है, रहो निराकार में कर्म सरोकार में। जैसे कोई एक्टर है, मान लो रामायण में रावण का रोल कर रहा है और वो मेकअप के साथ ही सोने लग जाए तो हम ज़्यादातर गलती यही करते हैं। जो हम बने हुए होते हैं वही बन के सो जाते हैं मेकअप के साथ, तो वो निराकार में नहीं है, साकार में सो रहे हैं, आकार में सो रहे हैं। वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। तो हम सुखी नहीं रह सकते। हम जो भी रोल करते हैं घर आते ही उस रोल को उतार देना चाहिए और हमको निराकार में रहना चाहिए। तो कर्म, हमारे महापुरुषों ने सबने यही कहा है कि आप कर्म को करते समय करता रहो, लेकिन बाकी समय अंदर से उसमें दृष्टा रहो। तो एक अलग दृष्टा को लेकर के भी आपने नया शब्द जोड़ा है। बिल्कुल, दृष्टा विचार में इस पंक्ति की एक पंक्ति बदल गई है, इस प्रार्थना की पंक्ति सुधर गई है, क्योंकि जो विचार हैं उनके बारे में बहुत बार हमको ये भ्रम रहता है कि ये मेरे विचार हैं। जी। विचार आपके हैं ही नहीं, विचार आपके जो हैं वो सामूहिक मन के हैं। अभी हम और आप बात कर रहे हैं और कल्पना कीजिए हम दोनों अमेरिका में हैं और अमेरिका में ही पले बढ़े हैं और आप ऐसे ही मेरा इंटरव्यू करने आए होंगे, तो मेरे और आपके विचार दोनों के इस भारत भूमि पे होने वाले विचारों से अलग होंगे। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम दोनों चाइना में होंगे तो अमेरिका वाले भी नहीं होंगे, हमारे विचार अलग होंगे। हम कोरिया में होंगे तो अलग होंगे। तो विचार हमारे समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाते। विचार हमारे नहीं, हम 100 साल पहले बात कर रहे होते तो हमारे विचार अलग होंगे। अगले 100 साल बाद अगर हम कभी ऐसा संयोग बना कि दोनों बैठे बात कर रहे हैं अगले जन्म में, तो हमारे विचार अलग होंगे। तो इसलिए विचार हमारे हैं ही नहीं। विचार हमको ऐसे आते हैं जैसे पेड़ पर पक्षी आते हैं, फूलों पर भंवरे आते हैं। हम पेड़ का पक्षी आने में कोई योगदान नहीं है, फूलों का भंवरे के आने में कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम विचारों का चयन कर सकते हैं कि कौन से विचार का पर काम करें। विचार हमारे कर्मों के बीज बनते हैं, विचार हमारे भावना और मूड के बीज बनते हैं। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ को पढ़ा, सुना और समझ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। नेता ओम प्रकाश धनखड़ और कवि ओम प्रकाश धनखड़, क्या फर्क महसूस करते हैं, खुद क्या महसूस करते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की 2 यात्राएं होती हैं, एक अंतस की यात्रा, एक बाह्य यात्रा। बाह्य यात्रा दिखाई देती है, बाह्य यात्रा पे जीवनी लिखी जा सकती है। लोग अंदर की यात्रा पे कम बात करते हैं। इस पुस्तक में मैंने अपनी अंदर की यात्रा बताने की कोशिश की है। मैंने अपनी अंदर की यात्रा को उजागर किया। उसके मेरे दो ध्येय हैं। एक ध्येय मेरा ये है कि मेरी अंदर की यात्रा को मैं जागृत रूप में अगर याद रखता हूँ, अवेकन रूप में याद रखता हूँ, तो मेरी यात्रा और अच्छी होगी। और दूसरा मैंने इसलिए लिखा है कि इस यात्रा के माध्यम से जो दूसरे साधक हैं, जो अपनी अंदर की यात्रा को देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं, उनके लिए भी मददगार हो सकती है। अंदर की यात्रा हो चाहे बाहर की यात्रा हो, बाहर की यात्रा में भी साधन साध्य दोनों की जरूरत पड़ती है। अंदर की यात्रा धनखड़ साहब कर रहे हैं, अंदर उतरे हैं, अपने भीतर जानने समझने का प्रयास किया है।
कोई न कोई अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, कोई न कोई गुरु जरूर होता है, कोई न कोई मार्गदर्शक जरूर होता है। इस काव्य यात्रा में, इस अंदर की यात्रा में कौन मार्गदर्शक बना हुआ है ओम प्रकाश धनखड़, या बने हुए हैं, एक से ज्यादा है? नहीं, मैंने ये बहुत जगह से सीखा है। पहली लाइन जो मेरी आई शुरू में, ये प्रार्थना ऐसी नहीं थी। पहले ये लाइन थी आत्मा स्वतंत्र हो, और ये लाइन मैंने भरतपुर के पास एक गुरुकुल में हम विद्यार्थी परिषद के ट्रेनिंग कैंप में थे, और उस आत्मा स्वतंत्र हो या आत्मा स्वतंत्र है? पहले आत्मा स्वतंत्र हो थी। अच्छा, उसको बदला है? उसके बाद में आत्मा स्वतंत्र हो, जब ये ज्ञान बढ़ा कि निराकार को कोई कैद नहीं कर सकता, किसी चीज में बांध नहीं सकता, अजर अमर अविनाशी को कोई कहीं रोक नहीं सकता, तो तब ध्यान में आया कि आत्मा तो स्वतंत्र ही है। तब ध्यान तो इसलिए फिर कोई चीज बंधती भी है। फिर ये दुख कौन होता है, सुखी कौन होता है, अटैचमेंट कौन फील करता है। तो मुझे ध्यान में आया कि हमको तो बचपन में सिखाया जाता है अटैचमेंट, और बुढ़ापे में सिखाया जाता है डिटैचमेंट। जब छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, शादी वादी हो गई तो कहते हैं कि बच्चों पे ध्यान दो, और बुढ़ापे में कहते हैं छोड़ दे अब बच्चों पे, क्यों चिपट रहा है। हाँ, उनको कह देते हैं। हाँ, तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट यही जीवन में सिखाया जाता है। तो इसलिए मुझे ध्यान में आया कि चेतना जो है वो बंधती है। जैसे चेतना ऐसे ही है जैसे सूर्य का प्रकाश और गर्मी। सूर्य कीचड़ पे नहीं गिर सकता, प्रकाश गिर सकता है, गर्मी गिर सकती है। तो इसलिए चेतना भी हमको अटैच और डिटैच दोनों करनी आनी चाहिए, और जो जितनी जल्दी डिटैच कर सके वो उतना बड़ा महापुरुष है। जी। हाँ। तो पुस्तक में अभी जो संशोधन हुए उसमें एक तो दृष्टा भाव को लेकर के आपने काफी अच्छे से इसलिए बताया। मैंने हर पंक्ति, आप जो पूछ रहे थे, जी, हर पंक्ति कहीं ना कहीं से सीखी है। जी, प्रकृति से भी सीखी, आध्यात्मिकता से भी सीखी, अध्ययन से भी सीखी, अनुभवों से भी सीखी, अध्ययन से भी और अनुभवों से भी सीखी। तो राजनीतिक सफर में और इस काव्य के सफर में जो भीतर का आनंद है उसकी हम बात करना चाहेंगे, तो कितना फर्क महसूस करते हैं? देखिए, मैं एक लाइन कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी। व्यक्तिगत रूप से सत्य की खोज अध्यात्म है जी, और सार्वजनिक रूप से सत्य, सामाजिक रूप से सत्य की खोज राजनीति है। दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। हाँ, राजनीति पूरे समाज को सुख की तरफ ले जाना है, और अध्यात्म अपने को आनंद की तरफ ले जाना है। तो निकट भविष्य में कोई दूसरी पुस्तक आप इसके अलावा, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ और लाने वाले हैं श्रेष्ठ? नहीं, अभी किसी रचना पर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे आनंद है कि सेकंड एडिशन आया है, और सेकंड एडिशन में हम और बेहतर कर पाए हैं, और इसमें हम इस बात पर आगे बढ़े हैं महेश जी कि जीवन में कोई व्यक्ति किस स्तर का है ये उसके कर्म के स्तर से तय होता है। और इस पुस्तक में पहली बार मैंने कर्म के 10 स्तरों को उजागर किया है। और जिस लेवल का आप कर्म कर रहे हो, आप उसी लेवल के व्यक्ति हो। सबसे जो शून्य प्रकार का कर्म है, या जिसको सबसे छोटे पायदान पर हम रखें, एक वो है दिन काटना। कई लोग पे भी कहते हैं भाई शुरुआती आपने इसी से की, टाइम काट रहा हूँ। लेकिन उसका नेक्स्ट लेवल है कि जैसे रिटायर्ड फौजी होते हैं या कोई ऐसी नौकरी करके आए होते हैं जो टाइम टेबल के बड़े मैनेजमेंट होते हैं। भाई 4 बजे चाय लेंगे, नहीं पहले नहीं लेंगे भाई, है ना, 9 बजे करेक्ट नाश्ता चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को उतार होता है। एक तीसरी कैटेगरी भी है जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो तीसरे लोग के कर्म पे आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है, दुनिया में महान लोग कौन हैं, तो उनके कर्म का जिक्र जरूर आना चाहिए। तो इसलिए चौथे लेवल पर जब व्यक्ति आता है तो वो अपना रोजगार कमाने लगता है और वो पे डिपेंडेंट है। 5वें पे वो परिवार और पोषण करने लगता है और मित्रों की मदद करता है। 6ठे लेवल पर हमने कहा जो अपनी तरक्की की भी चिंता करता है कि महेश जी ने यही नहीं ठहर रहा और आगे जाना है। 1,80,000 लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य 1,80,000 नहीं है, इनका लक्ष्य करोड़ों तक पहुंचने लोगों का है। तो इसके लिए प्रयास करते हैं। 7वां वो है कि किसी आदमी में कोई उसकी रुचि है, हॉबी है, तो उस पर भी वो समय देता है। संगीत बजाना चाहता है तो बजाता है, पेंटिंग करना चाहता है तो करता है, सचिन की तरह जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो खेलता है, लता की तरह गाना चाहता है तो गाता है। वो बहुत ऊंचे लेवल का कर्म। और उससे ऊंचे लेवल का कर्म है जब कोई व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए काम करने लग जाए, लेकिन प्रचार भी करें, बोर्ड लगाए कि भाई हमने ये प्याव चलाई है, हमने ये धर्मशाला बनवाई है। और उससे नेक्स्ट लेवल का कर्म है जो बहुत बिरले लोगों को मिलता है, जिसको गीता में 100 धर्म कहा है। और वो कर्म ये है कि जिस कर्म के लिए आपको प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाए,
तो आप ये लोगों में धन्य हो गया। जैसे फौजी होता है, पुलिस वाले होते हैं, कभी कभी राजनेता भी होता है, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रास्ते पर चलते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर किए। फिर इसी तरह से पत्रकार भी होते हैं, कई बार वो अपने मिशन पर इस तरह से लगते हैं कि उनको प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाए तो पीछे नहीं हटते। तो जिनके जीवन में स्वधर्म आता है वो बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। और उससे भी सबसे ऊंचे लेवल का कर्म वो है जब आदमी भला करता है, परमार्थ करता है, लेकिन चर्चा नहीं करता, उसका रिटर्न नहीं चाहता। तो सबसे इस हाथ की बात इस हाथ को भी नहीं बताता। वो कहते हैं ना, दान देते वक्त बाएं से दाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। वही है, गहराई में समझ तो वही। हाँ, सबसे ऊंची लेवल का कर्म वो है। यानी एक है देश के लिए मर जाना भी महान है, एक है कि जीना ही आपका औरों के लिए हो गया। वो सबसे ऊंचे लेवल का कर्म है। तो जिस लेवल का कर्म व्यक्ति करता है उसी लेवल की वो शख्सियत मानी जाती है। ठीक, धन्यवाद धनखड़ साहब। दोस्तों, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, आपको कैसी लगी ओम प्रकाश धनखड़ का कवि बनना, ओम प्रकाश धनखड़ का काव्य की दुनिया की ओर कदम बढ़ाना आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और शायद ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उन्हें भी पता लगेगा कि आपकी श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो इस पुस्तक को किस रूप में लिया गया है और दर्शक इसे, पाठक इसे किस रूप में लेते हैं। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और इस पुस्तक में पहले संस्करण में और दूसरे संस्करण में काफ़ी बदलाव है। हम प्रयास करेंगे जो कविता है वो पूरी की पूरी आप आराम से पढ़ सकें। ये कविता है प्रार्थना, ये पूरी की पूरी जो प्रार्थना है, इसी प्रार्थना को ओम प्रकाश धनखड़ ने शब्द दिए हैं। अलग अलग पैराग्राफ को लेकर के, अलग अलग लाइन को लेकर के विस्तार से इसके बारे में बताया, निराकार के बारे में बताया है, प्रार्थना से अभिप्राय को लेकर के इन्होंने सब विस्तार से लिखा है। प्रार्थना विराट से मिलन है, प्रार्थना अपने चैतन्य से साक्षात्कार है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वह अंतस की यात्रा की बात है। और जो इन्होंने आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो, इसको लेकर के भी विस्तार से बताया है। मुक्त बुद्धि का यंत्र हो, इसको लेकर के भी विस्तार से बताया है। और कर्मयोगी के रूप में हम कहें तो इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला है। कुछ फोटोग्राफ्स भी इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के दौरान के डाले हैं। लेकिन हमने बात की है श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो की। अब आपको अपनी राय देनी है, आपको कैसा लगा? दोबारा से अनुरोध है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।